नमस्कार। तुला राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अगले कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव तुला राशि के लिए हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र खुद ही तुला राशि का जो स्वामी है, यानी कि आप ये समझिए किसी मकान का मालिक है तो बहुत अच्छी पोजीशन में, उच्च राशि में, उसका नाम बहुत है, उसका काम भी अच्छा है और अच्छी रेपुटेशन में भी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि शुक्र जो है उच्च राशि में होने के बाद फिर वो अस्त हो रहा है और मेष राशि में अस्त होगा। शुक्र का अश्विनी नक्षत्र में, यानी कि केतु के नक्षत्र में मेष राशि में शुक्र का जाना और वहां जाकर के अस्त होना ये अच्छा लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि तुला राशि का जो लॉर्ड है शुक्र वो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा और 24 अप्रैल को सूर्य के साथ युति करना और वहां अस्त होना, वहां पर प्रभुत्व जमाए हुए बैठे बृहस्पति, जो कि इनकी नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब ऐसी स्थिति में तुला राशि के लिए विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। अब छोटी छोटी बातों को आप समझिए और पकड़िए। तुला राशि को लग्न में स्थापित कीजिए। आपका ये चंद्र लगन है। लोग कंफ्यूज ना हो और कमेंट करके ये ना पूछें कि आप तुला राशि से बता रहे हो, चंद्र राशि से, सूर्य से, लगन से कैसे बता रहे हो। सीधा सीधा हिसाब है। जिन लोगों का कुंडली के अंदर चित्रा नक्षत्र, बाद के 2 चरण, दूसरा तीसरा चौथा चरण है, और जिनका स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, इन 9 चरणों से तुला राशि बनती है। इसके अलावा और दूसरे भाई बहन तकलीफ ना उठाएं वीडियो देखने की, क्योंकि आपका समय भी कीमती है और आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ चंद्र राशि से ही देखें, सिर्फ चंद्र राशि। अब शुरू करते हैं हम कि 13 तारीख से और 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में रहेगा, उच्चांश में रहेगा, और 23 तारीख को अप्रैल को जैसे उच्चांश में प्रवेश करता है तो 24 को इसका मिलन शुक्र के साथ होता है। सूर्य के साथ कुछ अंश निर्धारित है शास्त्रों में, जब कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। शुक्र भी अस्त हुआ और इसी के साथ साथ अभी कुछ ही दिन के बाद सूर्य के साथ बृहस्पति भी अस्त होगा, टॉरस साइन में आएगा। अब वृषभ राशि में बृहस्पति जाएंगे, वो भी शुक्र की ही राशि है, अर्थात तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो अब इस विश्लेषण को इस प्रकार समझिए कि सप्तम भाव में आपके 3 ग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और ये युति बृहस्पति सिर्फ आपको 17 दिन तक लाभ देने के लिए तो रहेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन जब अस्त हो जाता है कोई ग्रह और ये स्थिति अस्त होने की 7 जुलाई 2024 तक है, तो ऐसी कंडीशन में तुला राशि के जातकों का जो प्रभाव, स्वभाव, नेचर में बदलाव तथा बिहेवियर पैटर्न जो है, जब शुक्र ही अस्त होगा तो आपके खान पान, आचार विचार, व्यवहार के साथ साथ अब आपकी कुंडली में कितना प्रबल, कितने अंश पर, किस राशि में बैठा है, शत्रु राशि में है तो अलग फल होगा, वक्री और मार्गी और अस्त है तो अलग प्रभाव देगा।
लेकिन अब यहां दो चीज 17 दिन तक तो बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, तो कोई किसी भी प्रकार का अनिष्ट की आशंका कम आप समझिए। लेकिन सूर्य का नीच राशि पर, तुला राशि पर दृष्टि डालना ये अच्छा लक्षण शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है। तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ? सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, या जो लोग बिजनेस में हैं उनके पार्टनर कुछ ट्रबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि बिजनेस में जो सप्तम भाव है उसका लॉर्ड खुद एक दिन पहले मीन राशि में आ चुका होगा, जो शनि से परिवर्तित होकर आ रहा है। तो पाइसिस जो मीन राशि है वहां पर राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा। यहां हमें इस पहलू को देखना है। क्या पहलू? ये देखना है कि सप्तम भाव जिस पर बृहस्पति और शुक्र और बुध ये स्थित हैं, उस कंडीशन में क्या स्थिति बनती है कि उस स्थान का ही स्वामी स्वयं अपने से 30 डिग्री पीछे है और राहु के साथ अंगारक योग बनाता है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी एजुकेशन, संतान और इनकम को कुछ रिसोर्सेज ऑफ इनकम में कुछ ब्रेक डाउन, बाधाएं डालने के लिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है वो शत्रु दृष्टि है, लेकिन उस स्थान का स्वामी स्वयं सूर्य तो उच्च में है, वो अपनी जगह अलग लाभ देगा, लेकिन लगन पर पूर्ण दृष्टि डालने के कारण व्यथित करता है मन को। उधर शुक्र और बृहस्पति भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, लेकिन जब कोई ग्रह अस्त होता है वह अपने प्रभाव में कमी लाता है या न्यूनता लाता है। ऐसा समझिए जैसे कि सूर्य निकला हुआ है और नीचे आकर के बादलों के द्वारा ढक दिया गया है, उसका पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है। तो अपने उस प्रभाव से संसार को आलोकित, प्रकाशित या अपनी आभा मंडल और कीर्ति को देने में असमर्थ होता है, यानी कि उसके जो इफेक्ट हैं वो इतने नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव पर होने वाले परिवर्तन की, यानी कि आपकी ही राशि का स्वामी शुक्र है और वृषभ का स्वामी भी शुक्र है। आपकी राशि दो है। किस प्रकार की? शुक्र जिनका स्वामी है तुला और वृषभ, यानी कि वृषभ में गुरु का जाना आपके लिए जहां एक और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वहीं आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके फाइनेंस का जो यहां पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है उस भाव को देखेगा, तो आपके धन, समृद्धि और बैंक बैलेंस में इजाफा यानी कि वृद्धि करेगा। जब धन की वृद्धि होगी तो आत्मसंतोष भी देगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। आप धन से धर्म करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, आपके अंदर विनय, नम्रता आएगी। ये सारे के सारे लक्षण बृहस्पति के आने से आपके लिए होंगे। इसलिए और भी कई प्रकार के बदलाव आपकी राशि पर समय समय पर होंगे और इनके पॉजिटिव इफेक्ट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अब हम नई चीज आपको बताना चाहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि आपके
कहाँ कहाँ होगी? चतुर्थ भाव पर होगी। सुख, माता, सवारी, प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर भी है। वो राहु अंगारक जो सप्तमेश है आपका, जो मैरिज लाइफ का और पार्टनर का हाउस है, वो मंगल अंगारक योग तो बना रहा है। और जब गुरु सप्तम भाव से हट जाएगा, यानी कि आपके मैरिज लाइफ का जो हाउस है उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, हट जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, या आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला ग्रह अंकुरित होगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो मेन चीज ये है कि तुला राशि को इस समय अपने बैलेंस बनाने की आवश्यकता बहुत है। कई सारी चीजें साथ साथ लेकर चलें और अपनी मन को व्यथित ना करें। आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं वो अपनी जगह हैं। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, जिस देवता की भी आप बाल्यावस्था से पूजा करते आ रहे हैं या आपकी कुल की परंपरा है, शास्त्रों में 3 प्रकार की विधि बताई गई है पूजा की। लोग बोलते हैं 80% लोग, आप उपाय नहीं बताते। उपाय सुनिए आपके लिए वही उपाय है। हम अपनी जबरदस्ती कोई अपनी रीति नीति और आपके ऊपर सौंपना और थोपना नहीं चाहते। शास्त्र कहता है जो आपके यहाँ रीति चली आई है, 3 रीति होती हैं, कुल रीति, देश रीति और तीसरी है शास्त्र रीति। रघुकुल रीति सदा चल आई, रघुकुल में रीति थी, कुल की परंपरा है वो, आपके खानदान में जिसकी पूजा होती है वही कीजिए। दूसरी है देश रीति, यानी कि जिस इलाके में रहते हैं आप। उड़ीसा में भगवान अलग जगन्नाथ के स्वरूप है, राजस्थान के भगवान का स्वरूप अलग है, तमिलनाडु आंध्रा के भगवान का स्वरूप अलग है। और सभी स्वरूपों को आदमी अपनी कल्पनाओं के अनुसार या जो तराशता है उस मूर्ति को, उसकी बुद्धि और उसके दिमाग पर उसको जो अच्छा लगे वो आपको मानना पड़ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान के स्वरूप मनुष्य स्वयं अपने अपने हिसाब से बदलता है। इसके अलावा शास्त्रों की अगर बात की जाए, जो शास्त्रों को मानता है वो शास्त्रों के अनुसार तुला राशि है जैसे, तो इनका जो भाग्य स्थान है, भाग्येश है, वो बुध है। भगवान गणेश की उपासना शास्त्रों के अनुसार करनी है तो गणेश जी की उपासना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।